इसमें तो मदरसे का अभी जो निज़ाम चल रहा है उसमें उनका जो कैरिकुलम है और जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी मतलब वो थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक है, आउटडेटेड जिसको हम आमतौर पे मदरसे की ज़बान में हम लोग दरसे निज़ाम ही कहते हैं उसको। कितने साल पुराना है? काफ़ी मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हम मुग़ल एरा तक जा सकते हैं। हाँ, मिसकंसेप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो अब बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं जनरल पब्लिक में मदरसे के मुताल्लिक़। वो मौजूद थी, यानी कि वो तालीम भी थी जिसका दीन से बराह रास्त ताल्लुक़ था, वो था जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था। बल्कि एज़ फार एज़ जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में सेकुलर एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन को बिल्कुल ऐसी कोई उसमें जैसे कि मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसा मतलब ये जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही जो इतना नैरो उसे कर दिया गया है। मुग़ल के टाइम पे मदरसे और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कुछ काम इंडिया में हुआ नहीं। मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई इदारा नहीं मिलता कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा इदारा बना दिया हो जहाँ पे लोग आगे तालीम हासिल। हम पढ़ते हैं कि इस्लामी तारीख़ में, मुसलमानों की तारीख़ में, कि बगदाद फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम पे एजुकेशन का हब था। आज के टाइम पे जब हम जैसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हमें ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिले। एक ज़माना था जब ऐसे ही पूरे दुनिया के जो तलबा थे उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि वो बगदाद में उन्हें पढ़ने का मौका मिले। टोलेडो ऑफ मुस्लिम स्पेन, बिल्कुल, ये आगे आपका समरकंद है, बुखारा है। लेकिन अस्सलामुअलैकुम। किसी को ये बात अच्छी लगे या ना लगे, कोई इस बात पर यकीन रखता हो या ना रखता हो, सच बात ये है कि जो मदरसा सिस्टम है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मुस्लिम कम्युनिटी पर। आज हम इसी मदरसा सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि चीज़ें कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर और ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। और इसके लिए हमारे साथ शमशाद भाई हैं और अर्श भाई हैं। जो अर्श भाई हैं उनका जो कोर्स वर्क है, डिज़र्टेशन है, वो इसी सब्जेक्ट के ऊपर है। और शमशाद भाई तो खुद मदरसा ग्रेजुएट हैं और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। अर्श भाई ने भी लॉ किया है, पिटिस से LLM की हुई है। बहुत शुक्रिया पहले तो, अस्सलाम वालेकुम एक मरतबा फिर, क्योंकि काफ़ी अच्छे से सलाम नहीं किया तो एक मरतबा फिर हो जाए। तो अगर शुरू करें हम शमशाद भाई इस बात पे करते हैं कि मदरसा सिस्टम है क्या। मतलब हम ये तो सुनते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, बोर्डिंग हाउस जैसा सिस्टम है, मगर आप इस मदरसा को कैसे देखते हैं? और इसके साथ साथ एक चीज़ और आप हमें बताइएगा कि हिंदुस्तान में मदरसा सिस्टम कैसा है, कैसे रन करता है, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो अगर जो मदीने का दौर अगर हम वहाँ से ही शुरू करें तो ऐसा सच मदरसे का कोई कंसेप्ट नहीं था। जो मसाजिद हुआ करते थे सहाबा कराम के दौर में और उसके बाद भी, वही एक इदारा था जहाँ पर जो है तालीम दी जाती थी लोगों को, और जो भी इस्लाम की टीचिंग्स होती थी वहीं से उनकी तबलीग होती थी, हर तरह की तालीम। जी, जब फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ और जो भी मुस्लिमीन थे वो जब अलग अलग जगहों पर जब उनकी हुकूमतें वजूद में आ गई तो फिर वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनलाइज मदरसे का वहाँ पे जो है एक निज़ाम जो है देखने को मिला। और लेकिन वो जो मदरसे थे और जो एक इदारे थे जहाँ पे लोगों को तालीम दी जाती थी वो कोई बिल्कुल स्पेसिफ़िक इस्लामिक ओरिएंटेड नहीं था। वहाँ पर जिसको हम आज के टाइम पे जो सेकुलर एजुकेशन कह सकते हैं या मॉडर्न एजुकेशन कह सकते हैं, जो उस वक्त की ज़रूरियात थी, जिसमें आपके तिब्बी जो भी एजुकेशन हो गया या फिर जो मादी एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें जो साइंसेस थी वो मौजूद थी। यानी कि वो तालीम भी थी जिसका दीन से बराह रास्त ताल्लुक़ था, वो था जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं था। बल्कि एज़ फार एज़ जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में सेकुलर एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन को बिल्कुल ऐसी कोई उसमें जैसे कि मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसा मतलब ये जो है वो अभी हाल फिलहाल में ही जो इतना नैरो उसे कर दिया गया है मदरसा को कि बेसिकली उसे बस महदूद कर दिया गया है सिर्फ दीनी तालीम के लिए, और बस के सिर्फ ये, जबकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ज़माने में और तमाम दीगर जो इमाम रहे उनके ज़माने में जो मदारिस हुआ करते थे उनमें जहाँ अगर एक तरफ दीनी तालीमात दी जा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूनानी साइंसेज, मेडिसिन, लॉ एज वेल एज वेरियस डिसिप्लिन, जो मतलब बहुत से जूरिस्प्रूडेंस, हिस्ट्री और वेरियस आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, सोशल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वही चीज़ मैं बस ऐड करना चाह रहा था। और ये
जी, तो अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत छोटा सा एक अगर मैं मिसाल दूँ आपको कि जब मुसलमान जो मक्के का इलाका है, जब वहाँ से बाहर निकले तो सबसे बड़ा पहला मसला आया था डायरेक्शन का, कि उनके जो किबला का डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए फिर अब उन्होंने फिर उसके लिए स्टडी की, फिर पता चला कि जियोग्राफी की स्टडी उनको करनी पड़ी, फिर उन्होंने मैप तक इजाद कर दिए। तो ये सिलसिला चलते गया। फिर यानी कि जो प्रेजेंट जो जियोग्राफी है उसका बेस कहीं ना कहीं हमें उस दौर के उन्हीं इंस्टीट्यूशन से निकलता हुआ मिलता है। फॉर एग्जांपल कि अगर ईरान में कोई मुसलमान है तो वो उस ज़माने में कैसे अंदाज़ा लगा सकता है कि मेरा किबला किधर है। तो ज़रूरत आई, फिर वहाँ पे फिर इन्वेंशंस हुए अलग अलग चीज़ों के। तो उस वक्त मैं जो बात कह रहा था कि जो उस टाइम के जो मदरसे थे उसमें ऐसी कोई तफरीक नहीं थी कि यहाँ पर सिर्फ दीनी एजुकेशन, जो दीनी तालीम है वही दी जाएगी। एजुकेशन थी। रही बात जब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन वगैरह आया और रिवॉल्यूशंस आ गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चर्च वगैरह का जो वो पूरा था वो ख़त्म हो गया। और जी, कॉलोनाइजेशन और ख़ास करके पोस्ट कॉलोनाइजेशन, तो उसमें हम देखते हैं कि एक बहुत ही सेग्रीगेशन आ गया एजुकेशन में, कि मदरसे जो हैं वो बिल्कुल स्पेसिफ़िक हो गए कि अब हमें जो है दीनी तालीम देना है। और अगर आपको और जो अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरीज़ एजुकेशन है, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गए, या जितने भी अलग अलग फ़नून हैं वो आपको स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाएगा। और मदरसा बिल्कुल स्पेसिफ़िक हो गया कि यहाँ पे अब दीनी तालीम दी जाएगी। और ये इंडिया के मदरसा सिस्टम पर कैसे इम्पैक्ट हुआ इस चीज़ का? इंडिया में कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही, चूँकि मुग़ल दौर के बाद भी क्या हुआ कि मुग़ल के टाइम पे मदरसे और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत कुछ काम इंडिया में हुआ नहीं। मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई इदारा नहीं मिलता कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा इदारा बना दिया हो जहाँ पे लोग आगे तालीम हासिल करते थे। जैसे हम पढ़ते हैं कि इस्लामी तारीख़ में, मुसलमानों की तारीख़ में, कि बगदाद फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम पे एजुकेशन का हब था। आज के टाइम पे जब हम जैसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो ख्वाहिश रखते हैं कि हमें ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिले। एक ज़माना था जब ऐसे ही पूरे दुनिया के जो तलबा थे उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि वो बगदाद में उन्हें पढ़ने का मौका मिले। टोलेडो ऑफ मुस्लिम स्पेन, बिल्कुल, ये आगे आपका समरकंद है, बुखारा है। लेकिन धीरे धीरे मुसलमानों में इस चीज़ को जो है, जो तालीम से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको ख़त्म होती गई, उस पर दोबारा उसको रिवाइव करने की कोशिश कहीं नहीं हुई है। भले हुकूमतें थीं लेकिन एजुकेशन पे मतलब ना के बराबर काम हुआ है। इस तरीके से करना चाहिए। जी जी। तो अर्श भाई, इस पे आप कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे? बेसिकली वही जो पोस्ट कॉलोनियलिज़म, जो मतलब एक उसी जो वो उसके बाद जो कॉलोनाइजेशन के बाद जो इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब जो एक नैरो डाउन कर दिया गया मदरसे के मीनिंग को, जो उसके ये मदरसाज आर द ओनली इंस्टीट्यूशन, जो मदरसाज सिर्फ इंस्टीट्यूशंस वो हैं, वो इदारे हैं जो कि हमें सिर्फ दीनी तालीमात देंगे। बाकी उसके अलावा अगर हमें दीगर और फ़नून में, जैसे कि शमशाद भाई ने भी बताया कि और हमें दीगर किसी जैसे डिसिप्लिन में जाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स हो, साइंस हो, लॉ हो, तो उसके लिए देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो कि ब्रिटिशर्स अपने साथ लेके आए थे, जो उन्होंने इदारे कायम किए। तो उसके बाद फिर हमने ख़ुद उस चीज़ को एक तरीक़े से उसको अलग कर दिया उससे अपने आप से, कि ये हमारे मतलब हमारे जो इदारे हैं वो ये चीज़ नहीं प्रोवाइड कराएंगे, एक तरीके से लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन वो। यानी इस चीज़ को अगर मैं सम अप करूँ तो चीज़ें ये निकल कर आती हैं कि एक ऐसा दौर जहाँ पर जो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम था, जहाँ पर एक तरफ फ़िक्र पढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ जोग्राफ़ी, तीसरी तरफ मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, एस्ट्रोनॉमी पे बातें हो रही हैं। हमें बहुत सारे नाम ऐसे मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैयदा आयशा हैं। सैयदा आयशा जो है वाज एन एक्सपर्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, एक्सपर्ट ऑफ पोइट्री, एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री, एक्सपर्ट ऑफ लॉ एंड सर्टेन अदर फील्ड्स विद रिगार्ड टू दैट। उसी तरीके से बाकी स्कॉलर्स के बारे में मिलता है जो नबी अलैहिस्सलाम के फ़ौरन बाद जो हुफ़ाज़ भी थे, साथ में फ़िलासफ़र्स भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे। और फिर वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो जब करप्ट हुआ, वो करप्ट इस लेवल का हुआ कि आज इस दौर में हमें जब ये सेग्रीगेशन हो गया, अर्श भाई और शमशाद भाई आप दोनों ने जब मेंशन किया, सेग्रीगेशन की वजह से अब ये है कि अब एक जगह से
अच्छे फ़िक के एक्सपर्ट तो निकल सकते हैं, मगर वो जो फ़िक का एक्सपर्ट होगा वो अब ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन उसका कोई नहीं हो सकता, हिस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। और उसी तरीके से अगर कोई इधर साइंसी जो अलूम है, साइंस का अगर एक्सपर्ट होगा, ज्योग्राफी का, बॉटनी का, ज़ूलॉजी का एक्सपर्ट होगा, तो उसको दीन के बारे में बहुत महदूद इल्म होगा। अब ये चीज़ें तो समझ में आ गई शमशाद भाई। अब मुझे ये बताएं आप दोनों हजरात कि इसका इम्पैक्ट एक्चुअल में मदारिस जो अब जिसको हम मदरसा बोलते हैं उस पर क्या पड़ रहा है, जो मदरसा ग्रेजुएट्स हैं उन पर इस चीज़ का एक्सपर्ट क्या पड़ रहा है विद रिगार्ड टू स्कोप, विद रिगार्ड टू देयर इकोनॉमिकल कंडीशन, जॉब्स या बाकी अदर जो चीज़ें हैं सोशल लाइफ पे, इस पे आपको क्या दिखता है? क्या दिखता है साजिद भाई? जैसे कि बात हुई कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें एक तो मदरसे होते हैं जो मकतब वगैरह होते हैं और उसमें नाजरा और हिफ्ज़ वगैरह करके फिर वो क्या है स्टूडेंट्स दोबारा स्कूलिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जो हायर एजुकेशन जो मदरसे प्रोवाइड कराते हैं और उसमें चूँकि बात हो चुकी है इस पर कि सिर्फ स्पेसिफ़िक दीनी तालीम ही उसमें प्रोवाइड करते हैं तलबा को, उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर शख्स जो है उसे अपना घर चलाना है, मतलब वो बिल्कुल प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो, तो उसमें एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर होती हैं। और ले देखिए या तो ये होता है कि आप मस्जिद में किसी इमामत करेंगे या दर्स व तदरीस का मामला होगा, मतलब आप ख़ुद किसी मदरसे में दर्स देने लगेंगे। इसके अलावा कैरियर अपॉर्चुनिटी अगर देखी जाए तो बहुत लिमिटेड है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। इनफैक्ट जो टैलेंट आपको मदरसे से मिला है, आपके पास इस्लामिक नॉलेज है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज है आपके पास, इसके साथ साथ अरबिक लिटरेचर आपको पढ़ाया गया है जो कि अरबिक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उसमें भी जब जो कुछ मल्टी नेशनल कंपनीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न वगैरह, वो लड़कों को हायर करती हैं लैंग्वेज के लिए, तो उसमें भी वो उन मदरसे को रिकॉग्नाइज़ नहीं करती हैं जब तक कि वही तालीम आप किसी यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर के नहीं करते हैं, तो वो भी जॉब आपको नहीं देगी। मतलब अगर मैं मदरसे से जा कर के मुझे अरबी बहुत अच्छी आती है, मैंने अरबिक लिटरेचर मदरसे में पढ़ रखा है, और अगर मैं उस जॉब के लिए जा रहा हूँ तो वो मुझे नहीं देगी, लेकिन अगर वही मैं 3 साल का ग्रेजुएशन कर लूँ अरबिक से तो वो जॉब मुझे मिल जाएगी। तो एक ये तो ये इस पर मैं भी ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि मेरा जो डेटा फाइंडिंग्स थी उसमें एक जो चैलेंजेस, वन ऑफ द चैलेंज, जो एक चैलेंज ये भी था उसमें से कि एफिलिएशन रिकग्निशन, जो उनकी मार्कशीट्स मदरसा से जो ग्रेजुएट्स हैं मदरसा के, तो क्या उनको मतलब उनकी मार्कशीट्स को क्या वो उतना ही रिकग्नाइज़ कर रही हैं और इंस्टीट्यूशंस या और डिपार्टमेंट्स क्या उतना ही रिकग्नाइज़ कर रहे हैं जितना कि वो दीगर और इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक हम एग्ज़ाम्पल लें, एज़ पर डेटा कि ये है कि 22,000 से ज़्यादा लोग जो कि मदरसे के तालिब इल्म थे, फ़ारिगीन थे वहाँ से, दोज पीपल आर नॉट एलिजिबल, वो लोग एलिजिबल नहीं हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों के लिए वो लोग एलिजिबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो एक इश्तिहार जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने निकाला था उसमें ये था कि लाइक जब उन लोगों ने अप्लाई किया, सो उनका जो मदरसा बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड जो भी रहता है, जैसा कि आपको सबको पता है कि हर स्टेट में अपना मदरसा एजुकेशन बोर्ड होता है, तो बेसिकली वो जो मार्कशीट, जो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, दैट इज़ जो आपका हाई स्कूल हो या 12th हो, जिसे हम आलिम और फाजिल कहते हैं, तो वो बेसिकली उसको वो लोग रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे थे। जब आपके पास वही नहीं है तो भले ही आपने फिर कहीं से ग्रेजुएशन किया हो या अगर गवर्नमेंट जॉब वो बेसिकली 12th लेवल पर हो तब तो आपको फिर मिलना ही नहीं है, और अगर फिर ग्रेजुएशन लेवल पर है तो ज़ाहिरन जब आपका 12th ही, जब बेस ही आपका, जब नींव ही आपकी कमज़ोर है, उसे ही रिकग्नाइज़ वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो देन हाउ कैन यू कैन, यानी कि अगर एक मदरसा स्टूडेंट जो है वो आलिम और फाजिल की डिग्री के बाद अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेके ग्रेजुएशन भी कर देता है, ये जो जॉब्स हैं ये उसको उस ग्रेजुएशन के बावजूद रिकॉग्नाइज ही नहीं करती हैं। और ये चीज़, और बहुत सी जगहों पर ये तो आपने एक पहलू बताया कि जो मदरसे से फ़ारिग होने के बाद फिर कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एज़ पर माई डेटा मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी मिले जिनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मदरसे की जो मार्कशीट है ना,
आलिम की जो 12th आलिम ही रहता है ना, तो वो जब 12th आलिम की मार्कशीट्स को लेकर जब सरकारी कॉलेजेस में वहाँ के गए डिस्ट्रिक्ट में, मेरी ही डिस्ट्रिक्ट में, तो हाँ बदायूं, तो वहाँ पर लाइक उन्होंने रिजेक्ट कर दिया खुल के। अच्छा, रिजेक्ट? हाँ, कि आप वो बस सिंपली बीए में एडमिशन लेने के लिए गए थे, बीए इन उर्दू। ठीक। आगे की कि मेरा ये है कि सरकारी अगर कॉलेज से हो जाएगा बीए तो करियर अपॉर्चुनिटीज़, यही एक उम्मीद होती है मदारिस के तालिब इल्म को। तो उसे बंदे को वहीं फ़ौरन एट द फर्स्ट उसे रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब एडमिशन नहीं दिया। अच्छा, इस पे ये है कि क्योंकि उर्दू डिबेटिंग से मेरा ताल्लुक़ रहा है यहाँ AMU में, UDLC में भी, और मैं फॉरम इंचार्ज भी था यहाँ पे, तो मैंने देखा है कि जो मदरसा स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनसे ज़्यादा अच्छी उर्दू कोई नहीं बोलता है। बिल्कुल फ्लुएंट उर्दू, और क्या ज़बरदस्त अंदाज़, लहजा उनका, तलफ़ुज़ उनका, वो कमाल करते हैं। यानी कि उनके पास वो स्किल है, और उस स्किल के होने के बावजूद वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाते हैं, और कहीं कर भी लें तो वो जो 10th और 12th का बेस जो है आलिम और फाजिल की डिग्री, वही एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा साजिद भाई, कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मॉडर्न, जिनको हम कह सकते हैं मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल AMU या फिर जामिया हो गया, ठीक है, तो इनमें क्या है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी मदरसे को रिकॉग्निशन अगर है भी, तो उसमें होता ये है कि अगर कोई बच्चा मदरसे का BA का एंट्रेंस भले क्वालिफाई कर ले, भले ही वो सेलेक्टेड लिस्ट में हो, लेकिन जब वो एडमिशन के लिए जाता है तो वो कहते हैं, अगर वो ये कहता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट ऑप्ट करता हूँ, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। कहते हैं कि आप या तो अरबिक लीजिए या उर्दू लीजिए, या फिर आप जो है इस्लामिक स्टडीज़ लीजिए या पर्शियन लीजिए। वो वजह ये है, वो कहते हैं कि मदरसे से आप आए हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो मदरसे से पढ़ के अरबिक आ रहा है, वो उसे यूनिवर्सिटी में वो लेवल में नहीं पढ़ाया जा सकता है। वो यहाँ के लेवल से बहुत अच्छी अरबी पढ़ के आया है, बिल्कुल ऐसे हो अच्छी, लेकिन यहाँ पे उसको दोबारा ये कहा जाता है कि आप अरबी लीजिए। और साथ में मसला ये है ना कि जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर देते हैं या एंट्रेंस में जब आप बैठते हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने 8th क्लास में कितने मार्क्स लाए थे, 7th में कितने लाए थे, 6th में कितने लाए थे। आपको जज किस बात पे किया जाता है? आपको जज इस बात पे किया जाता है कि क्या आप इस अहल हैं कि उस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर पाए या नहीं पाए। मैंने किताब पढ़ी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, समथिंग लाइक दिस, वजीहुद्दीन साहब ने ये किताब लिखी थी। उन्होंने इस जो तरीका है जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से मदरसा स्टूडेंट AMU में एडमिशन ले सकते हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो यूनिवर्सिटी को मदरसा बनाने की साजिश है, किस तरीके से बैकडोर से मदरसा को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो मुझे जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बड़ा शौक लगा। तो जो लोग ब्रिज कोर्स से इंटर हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ में, लॉ में, बाकी जगहों पर, तो मैंने उनसे पूछा क्या होता है, तो मैंने कहा क्या आपको कोटा है? कहते कोई कोटा नहीं। मैंने कहा कोई रिजर्वेशन है आपके लिए? कहते कोई रिजर्वेशन नहीं। क्या आपको एंट्रेंस के बगैर एंट्री दी जाती है? कहते नहीं। क्या? मैंने कहा आपको कम मार्क्स पे एंट्री? कहते नहीं। कहते मैंने कहा फिर? कहते हम भाई कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट करके लॉ क्वालिफाई करके आते हैं, और उसको ये लोग बोलते हैं कि ये पेनिट्रेशन है। किस बात का पेनिट्रेशन है भाई? और ये जो आपने बात की, ये तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है ना, कि आप एक बच्चा जो है मेहनत करके कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट कर यूनिवर्सिटी में एंट्री लेते हैं, आप उसको बोलते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि जो उनको एडमिशन दे रहे हैं तो लगभग उतनी है अरबिक वो भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि आप फिर से वही पढ़िए, तो ये तो बेनिफिशियल नहीं है ना। बिल्कुल, बहुत ही इसमें तो मतलब बहुत ही मास प्रोटेस्ट करने के बाद अब धीरे धीरे, लेकिन वो भी मतलब मदरसे के लड़के भी, एक तो भरी तादाद उनकी होती है, हर साल हज़ारों की तादाद में मदरसे से फारिग हो रहे हैं, और वो जब मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आ भी रहे हैं तो सिर्फ AMU और जामिया गिने चुने कॉलेज हैं, और उसमें भी अगर आप इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो फिर वो जाएंगे कहाँ? एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा मास प्रोटेस्ट के बाद अब कुछ मदरसों के स्टूडेंट को अब ये सहूलत हासिल हुई है कि वो अब BA में सोशल साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन वो गिने चुने मदरसे, मतलब हज़ारों की तादाद में मदरसे के फारिगीन आ रहे हैं, गिने चुने इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन का मौका मिल रहा है, और उस इंस्टीट्यूशन में भी गिने चुने कोर्सेज़ में, और उस गिने चुने कोर्सेज़ में गिने चुने सब्जेक्ट गिने चुने मदरसों को मिलेंगे। अच्छा, इस पे हमने अभी बात की शमशाद भाई, ये तो इतना अगर आप लंबा चौड़ा फ़िल्टर का प्रोसेस अगर आप रखेंगे तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि मदरसे के लड़कों को बेनिफिट पहुँचेगा, ये नहीं पहुँचा। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, जैसे मतलब इतना फ़िल्टर करने के बाद आपने उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ने पे मजबूर कर दिया, उर्दू हो, अरेबिक हो, या जैसे कि शमशाद भाई ने बताया इस्लामिक स्टडीज़ हो। अभी मेरी बात से काफ़ी लोग इत्तेफाक रखेंगे कि उर्दू की वैकेंसी जाने कितने सालों से
ना यूपी में आई हैं और ना बिहार और जितने भी आसपास के। वैकेंसी किस की पोस्ट के लिए? गवर्नमेंट पोस्ट, गवर्नमेंट एकेडमिक्स में बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए या टीजीटी पीजीटी बेसिक लेवल पे स्कूल्स में एजुकेशन के टीचिंग के लिए सरकारी जो पोस्ट आती हैं, तो वो ना यूपी में अब तक यानी कितने ही सालों से मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने एमए किया है 2021 में इन उर्दू, लाइक ही हैज़ बीन वेटिंग, लाइक उनका 2019 में हुआ है बीए इन उर्दू। तो वो बता रहे हैं कि 2017 से टिल नाउ ही इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग एंड फाइंडिंग कि अब शायद वैकेंसी आए, और वो अब भी बस बैठे हुए ही हैं। और फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत से एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो अपनी मेहनत करके अरेबिक में जिन्हें कमांड हासिल हुई, अरेबिक में जिन्हें मास्टरी हुई, तो वो फिर उनका स्कोप यहाँ तो देख सकते हैं आप, यहाँ तो नहीं है। और फिर दूसरी चीज़ है कि अरेबिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जैसा कि यूएन की रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस में से भी एक है। दूसरी बात आती है कि उन्हें करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिर बाहर गल्फ़ कंट्रीज़ में, दे कैन सर्व, और वहाँ पे वो अच्छा कमा सकते हैं। फिर वहाँ बात आती है पासपोर्ट इशुएंस की। उसमें क्या मसला रहता है? पासपोर्ट इशुएंस में मसला ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पासपोर्ट्स अथॉरिटी जो हैं एज़ पर रिकॉर्ड्स वो 35 से 35 to 40 एप्लीकेशंस रोज़ वेरियस स्टेट जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड हैं उन्हें भेजती हैं कि आपका मतलब कैसे एफिलिएशन है, क्या रिकग्निशन है। इनका जो मार्कशीट्स ये हमारे पास आई हैं जिससे हमें एक पासपोर्ट के एप्लीकेशन के लिए, तो ये क्या वेरीफाइड मार्कशीट्स हैं, मतलब वो लोग भी उसे फिर काफ़ी मतलब रिकग्नाइज या एफिलिएशन नहीं करते हैं और ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाता है। फिर वो आप जानते ही हैं कि कैसा मेंटल ट्रॉमा है वो अपने आप में, जो कि एक इसमें तो पासपोर्ट मिलने में तो मुझे लगता है कि 6 महीने साल लग जाता होगा। हाँ बिल्कुल। और ज़ाहिरन जैसे कि मैंने अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली मैंने अभी अप्लाई किया है, मुश्किल से मुझे 20 दिन या 25 दिन लगे। हाँ। लेकिन मदरसा के केस में 6 महीने। मदरसे से जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में थे और उन्हें नवाजा गया, उन्हें मिली वो अपॉर्चुनिटी अपनी किस्मत से, अपनी काबिलियत से, उसके बाद वो ये जो हर्डल है पासपोर्ट का वो उन्हें इतना पीछे धकेल देता है ना कि शायद मतलब कौन रुक सकता है फिर अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, जैसा बेसिक रिक्वायरमेंट, मिनिमल रिक्वायरमेंट और जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है बाहर आदमी के अपना करियर एक जो बना सकता है। तो ये तो गवर्नमेंट सतह पर दो बातें की हमने। इसके अलावा मुझे जो है वो यकीन है कि जब इकनॉमिकली जो मदरसा स्टूडेंट हैं या जो मदरसा ग्रेजुएट हैं वो इकनॉमिकली जब अपने आप को लाचार फेस करते होंगे तो ज़रूर और भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते होंगे उनकी ज़िंदगी में, और ऑब्वियसली बात है कोई माहौल पर भी वो असरअंदाज होता होगा। इस पे आप क्या कहेंगे? इकोनॉमिकली तो ये तो क्या हो गया कि एक जो है वो ग्रेजुएट होकर मदरसे से आ रहा है, इकॉनमी अपॉर्चुनिटी या जॉब अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है या बहुत कम है, तो उसके बावजूद फिर व्हाट आर अदर अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर, अगर नहीं है तो फिर वो कैसे चलेगा फिर आगे? जी साजिद भाई, इसमें जो बहुत उसूली बात मैं पहले बता दूँ कि आमतौर पे हम जो एक मदरसे का फारिग होता है, एक मदरसे से पढ़ा हुआ तालिब इल्म, उसको हम लोग देखते हैं कि ये उसको हम यही कह सकते हैं कि ये हमारी कौम का रहनुमा है, लीडर है, रहनुमा है। हाँ। और ये हमारी रहनुमाई करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि अगर उसको जो बेसिक नीड्स होती हैं ज़िंदगी गुजारने की, उसके लिए भी और जो उसके परिवार के लिए, अगर वो उसे बेसिक नीड्स उसकी फुलफ़िल नहीं हो रही हैं तो फिर वो कौम की रहनुमाई कैसे करेगा? अच्छा, इसमें आप दोनों ने जिक्र किया कि किस तरीके से एजुकेशन में भी किस तरीके से मसाइल दरपेश आते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ना के बराबर हैं। चलो ये चीज़ें तो हैं कि गवर्नमेंट सतह पर या जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए कि किस तरीके से इन चीज़ों को रिफॉर्म किया जा सकता है। ये तो एक्सटर्नल हेल्प हो सकती है, इंटरनली कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी हम पर है। देखिए, इसमें तो मदरसे का अभी जो निज़ाम चल रहा है उसमें उनका जो कैरिकुलम है और जो पूरा सिस्टम है वो काफ़ी मतलब वो थोड़ा सा ओल्ड है, ठीक है, जिसको हम आमतौर पे मदरसे की ज़बान में हम लोग दरसे निज़ाम ही कहते हैं उसको। कितने साल पुराना है?
काफ़ी मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो हम मुग़ल एरा तक जा सकते हैं, वहीं से मिलता है। और उसमें क्या है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मतलब कि कई जगहों पे 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल लग जाते हैं। तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद जब एक मदरसे का तालिब इल्म निकलता है तो वो जॉब ही ढूंढेगा। उसके बाद वो मतलब कि उसके बाद फिर या तो अगर जॉब उसे नहीं मिल रही है तो फिर वो हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं, फिर उन्हें अलग यहाँ पे ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे उनके 7-8 साल लग जाते हैं। तो एक तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें एक तो सॉल्यूशन ये है कि जो सिलेबस है मदरसे का, उसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हटा करके और जो एक स्कूल की एजुकेशन होती है उसके सिलेबस को इंक्लूड किया जाए। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो माहौल का जो डिफरेंसेस हैं कि मदरसे से और यूनिवर्सिटीज़ में जो डिफरेंस होता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, जो एजुकेशन के डिफरेंसेस हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि शायद हमारे व्यूअर्स को ये लग रहा होगा कि हम कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं। जी। आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो उनका वक्त, उसके जो साइड बेनिफिट्स हैं वो तो हैं, पर इसका जो मेन बेनिफिट ये मिलेगा कि वी विल वंस अगेन विल हैव ए फर्दर स्टेप टुवर्ड्स दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो इस्लाम ने शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया था। जब आप वहाँ पे जो उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब के उलूम थे, नॉलेजेस थे, वो सारे के सारे पढ़ाए जाते थे। बिल्कुल। हम फिर से वो नॉलेजेस जो आज के हिसाब से ज़रूरी हैं वो पढ़ाए जाएँ वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर ये देखें तो जो बड़ी बड़ी पोजीशंस होती हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये लोग हमारे रहनुमा है, यहाँ से एक डायरेक्शन दिया जा सकता है कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा किधर जाएगा। तो जो उस पोजीशंस को होल्ड करते हैं उनमें से मदरसे के तलबा ना के बराबर दिखेंगे। ठीक। और जो मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फ़ारिगीन वहाँ ज़्यादा दिखते हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम जो मदरसे के फ़ारिगीन हैं, हम अब या तो हम वो कौम की रहनुमाई करें जिनको इस्लाम का अलिफ तक नहीं पता होता, या फिर हम उन मदरसे के तलबा को वो एजुकेशन प्रोवाइड कराएं और उस पोजीशन तक रास्ता मुहैया कराएं कि जो इस्लाम से भी वाकिफ़ हो और जो जी बिल्कुल, जो ज़रूरियात है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो रहनुमाई कर सके। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि हम उन लोगों को उस पोजीशन तक पहुंचाएं। मतलब फॉर दिस मेरी नज़र में जो है सबसे अच्छा सजेशन है कि एक तो कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अगर मदरसे हैं तो उन्हें सिर्फ मदरसों तक महदूद ना रखा जाए। अगर इन द केस दे कैन कोलैब, उन्हें मॉडर्न जो स्कूल्स हैं, जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें ख़ुद भी मॉडर्नाइज़ करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ फिर कोलैबोरेशन, उसमें फिर आप सोचें जैसे कि गेस्ट लेक्चर्स फ्रॉम वेरियस अदर इंस्टीट्यूशंस वो उन्हें प्रोवाइड कराए जाएँ, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ताकि उन्हें यहाँ क्या मतलब स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स। जी, अर्श भाई ने बहुत इसमें सही बात बताई है। और आजकल में हम देखते हैं जैसे कि एक इंस्टीट्यूट है NIOS करके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, तो वो भी एक बहुत ही बेनिफिशियल रोल अदा कर रहा है मदरसे के तलबा जो होते हैं। क्या होता है कि वो मदरसे में रहते हुए भी स्कूल से 10th और 12th उसके थ्रू वो कर सकते हैं। हालांकि कुछ समय पहले तक तो ये सिस्टम था कि अगर मतलब कुछ मदारिस ऐसे थे जो बहुत सख्ती दिखाते थे कि अगर कोई उनका तालिब इल्म अगर पता चल जाता था कि किसी स्कूल में भी तालीम हासिल कर रहा है तो उसे बाहर निकाल दिया था। तो इस तरह की चीज़ें भी थी कुछ मदरसे में। लेकिन अभी क्या है कि जब से ये ओपन स्कूलिंग वाला सीन और काफ़ी अवेयरनेस फैल गई है मदरसे के तलबा में, तो अब चूँकि जैसा कि बात हो चुकी है कि मदरसे की सनद को रिकॉग्निशन हर जगह हासिल नहीं है, तो वो मदरसे में रहते हुए उस इंस्टीट्यूट के थ्रू, NIOS के थ्रू वो स्कूलिंग कर लेते हैं और फिर वहाँ से फिर उनका जो एक तालीमी सिलसिला है वो स्कूल की तरफ कंटिन्यू हो जाता है। तो एक बहुत ही इसमें प्लस पॉइंट है। चलिए, एक तो ये बाहर की सतह से तो हेल्प मिल सकती है, तो इंटरनली जो रिफॉर्म्स हैं, इंटरनली जो रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं मदारिस के लेवल पर, जो मदारिस कमेटीज़ हैं उनके लेवल पर, वो भी तो रिक्वायर्ड है ना। जी बिल्कुल, जो इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करना बल्कि सबसे अहम यही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिस्टम में थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत है, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। आपने रिकमेंड किया सिलेबस, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भी आपने कोलैबोरेशन के लिए जो है अर्श भाई ने कह दिया है। और इनके साथ साथ जो एजुकेशन की क्वालिटी है
उस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जो मदरसे हैं बड़े बड़े उसमें आपको इंग्लिश और मैथ और साइंस ना पढ़ाया जाता हो, लेकिन जो उसका लेवल है वो बिल्कुल जो एक छोटे बच्चे होते हैं क्लासेस बिल्कुल वो होता है, तो उसमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत हो। क्योंकि अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि AMU है, यहाँ पे ब्रिज कोर्स ओपन किया गया है। ब्रिज कोर्स में मदरसे के लड़के आते हैं जो आलिमियत कर चुके होते हैं। अब इसको थोड़ा प्रोसीजर को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि ताकि अगर कोई शख्स कोई मदरसे का स्टूडेंट हमें देख रहा हो और वो चाहे कि वो मदरसे से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आना चाहे, जामिया में आना चाहे, कि वो रास्ता क्या अवेलेबल है उसके? बिल्कुल। बताइएगा किस किस मदरसे के लिए ये चीज़ अवेलेबल है? जी। ब्रिज कोर्स एक इंस्टीट्यूट है जो गालिबन 2015 में AMU में खोला गया था, और इसका पर्पज़ ये था कि जो मदरसे के तलबा फारिग होकर आते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी में एक, उसका नाम ही ब्रिज कोर्स इसलिए कि एक ब्रिज प्रोवाइड किया जाए कि वो मदरसे के बाद AMU में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकें। अब उसमें होता ये है कि जो मदरसे के फारिग जो आलिमियत कर चुके हों, क्योंकि आलिमियत को स्टेट लेवल पर भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी 12th के इक्विवेलेंट माना गया है, तो जो आलिमियत कर चुके हों उनका एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू होता है, और उसमें एक साल जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस है AMU का, या फिर अगर जामिया के ब्रिज कोर्स की बात करेंगे तो जामिया का, उसको पढ़ाया जाता है। एक साल का जो 11th और 12th का सिलेबस होगा आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, उसको पढ़ाया जाएगा एक साल में, और फिर उनको 12th की मार्कशीट भी दे दी जाएगी। इस पर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठा था, तो इसको मैं भी एड्रेस कर दूं कि आप एक साल में किसी को 12th की मार्कशीट कैसे दे सकते हैं। ये ब्रिज कोर्स के क़याम पे एक मसला उठा था, तो इस पे बात यही कही गई थी कि हम किसी 10th के लड़के को 12th की मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। जो लड़का 12th के इक्विवेलेंट पढ़ाई करके आया है हम उसे 12th की मार्कशीट दे रहे हैं, और उसमें साथ साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं कि जो भी एक AMU का स्टूडेंट जिसने 12th कर रखा हो स्कूल से, वो जिन कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकता है वहाँ ब्रिज कोर्स के लड़के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो हो गई जो प्रोवाइड हो गया। लेकिन अब चूँकि मैंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की थी, तो कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि ब्रिज कोर्स से आने के बाद भी वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं यहाँ की एजुकेशन के साथ। तो ये आपको मदरसे में इंटरनली वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, ताकि ये जो गैप है इसको जितना कम किया जा सकता है, जितना कम हो जाए उतना बेहतर है। बेसिकली मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि मेरा भी सजेशन यही रहेगा कि वेरियस जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो अगर इफ़ दे आर विलिंग टू प्रोवाइड फंड, अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं फंड का भी एक बड़ा मसला है। बहुत बड़ा मसला है फंड का। रिसेंटली 500 बच्चा सुबह शाम रहकर, बिल्कुल रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट जो है उसने काफ़ी फंड जो है मतलब कई हदों तक बहुत कट डाउन कर दिया है मदरसे के लिए। ये भी कहें कि ये जो गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती है ये सिर्फ एक हिस्सा होता है, बाकी तो कम्युनिटी सर्विस है। बस सबसे बड़ी चीज़ है ज़कात, सदका, जो उस पर मदरसास जो हैं ज़्यादातर उसी पर ही रेगुलेट कर रहे हैं। तो अगर उन्हें सही जो उन्हें फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, वो फ़ंड उन्हें पहुंचाया जा रहा है, तो दे कैन लाइक फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, करिकुलम को अच्छे से और डेवलप किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जा सकता है, मदरसे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको सुधारा जा सकता है, जो कि अल्टीमेटली हमें असर देखने को मिलेगा फिर उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। तो फिर हम और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को निखार सकते हैं इन सब के ज़रिए। और दूसरी चीज़ एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जैसा कि रीज़न्स हैं कि क्यों, मतलब क्या वजूहात हैं कि बच्चे मदरसे की जानिब जाते हैं, खासतौर से मुसलमान बच्चे। इतनी बड़ी तादाद में अगर मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, रीजंस क्या हैं, इस पे आप बता दें। बेसिकली जो फील्ड का जो नैरेटिव है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने फील्ड पे जो कलेक्ट किया, तो मतलब उसके दो वजूहात हैं, प्राइमरी रीज़न और सेकेंडरी रीज़न में मैंने उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया। प्राइमरी है कि
सबसे जो बड़ा रीज़न है जो कि मुझे सब बच्चों से और उनके पेरेंट्स से पता चला, वो ये है कि मदरसाज़ आर द ओनली इंस्टीट्यूशन। मदरसे जो हैं वही सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे इदारे हैं जो कि दीनी तालीम के साथ साथ जो स्कूली मॉडर्न तालीम है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी फराहम करा रहे हैं जहाँ जहाँ ये हो रहा है। जी जी, जहाँ जहाँ पर ये मॉडर्न एजुकेशन जो कि प्रोवाइड कराई जा रही है बेसिक स्कूलिंग के लिए। और दूसरा जो सेकेंडरी रीज़न रहा वो ये कि जो मदरसे जो हैं वो बेसिकली बहुत मतलब कोई फ़ीस तलब तो नहीं करते हैं बच्चों से, यानी कि वो घराने जो जिनमें इतनी सकत नहीं है, जो एफर्ट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल भी बिल्कुल 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 वो मदारिस वहाँ पे आपको सारी अवेलेबल रहती हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे मतलब ये है ना कि मदरसे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि एक तो प्राइमरी रीज़न यही रहा कि दीनी तालीमात के साथ साथ स्कूल एक एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन है वो उन्हें मिल रही है, तो इसलिए जो बच्चे हैं और उनके माँ बाप हैं वो ज़्यादातर मदरसे ही की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। अच्छा, कोरोना के कोविड-19 के बाद ये रीसेंट ट्रेंड देखने को मिला है, जैसा कि मेरी स्टडीज़ से भी मैंने एनालाइज़ किया जो डेटा को, तो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि बहुत से जो सरकारी स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स एज़ वेल, उन्होंने बच्चों के नाम काटना शुरू कर दिए। उन्होंने बच्चों को कि अब फ़ीस आपने जमा की नहीं, क्योंकि आपके पास रोज़गार था नहीं, आप बैठे हुए हैं रोज़गार से, आपके पास खाने को नहीं है, तो आप और पैसा और जगहों पर कैसे देंगे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हो या। तो वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और बहुत से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्होंने नाम काटना शुरू किए, जिसकी वजह से जो मदरसे में जो अभी तादाद जो है वो और बढ़ने लगी। तो हमारा जो हमारा बेसिक जो फंडामेंटल राइट भी है अंडर आर्टिकल 21A कि राइट टू प्रोवाइड एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, जो कि बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, उन्हें कम से कम उन्हें तो हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। और एक चीज़ और मैं इस पर एडअप करना चाहूँगा, रिसेंटली 2023 में ही ये अमूमन या 2022 मुझे याद नहीं रहा है सही से, कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है मदरसा स्टूडेंट्स के लिए वो ख़त्म कर दी है। यानी कि जो फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी, जो भी वो उनका रहता हो, वो भी अब बंद कर दी गई है। और दूसरी चीज़ मिड डे मील के नाम पे, जो कि मिड डे मील का भी एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाई किया है, ताकि बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और उसमें मदरसे भी हैं कि उन्हें भी जो है बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाए। उसमें भी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मिड डे मील के नाम पे सिर्फ उन्हें एक समोसा और एक केला, मतलब एक समोसा और एक केला, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, वो उन्हें प्रोवाइड कराया जा रहा है जो मदरसे में बच्चे यानी कि आप ये भी देखेंगे कि विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट आपको हज़ारों की तादाद में मदारिस काम करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल काम करने का ये है कि जो चीज़ रिक्वायर्ड है आज के हिसाब से वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाए। तो आप ये भी देखेंगे कि एक बच्चा जो 500 सफ़हात की किताब को ज़ुबानी याद कर लेता है, बिल्कुल, उससे ज़हीन और कौन होगा। बिल्कुल, मतलब आप कैपेबिलिटीज़ पे तो कुछ शक कर ही नहीं सकते उस मामले में। मदरसे के जो तालिबे इल्म हैं उनकी तो आप कैपेबिलिटीज़ पे कोई शक व शुबा कर ही नहीं सकते। मतलब इतने कम के बावजूद भी अगर वो इतना अच्छा कर जा रहे हैं, तो इफ़ दे हैव बीन गिवन a proper opportunity, a better opportunity, that opportunity that which they are deserving, तो अगर उन्हें वो मौका दिया जाए तो वो फिर क्या से क्या बन के कर सकते हैं। ये बस इस पे आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा शमशाद भाई कि अर्श भाई ने जितनी भी बातें की बिल्कुल सही कि उनकी कैपेबिलिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। अगेन मैंने कुछ लोगों से ये सुना है कि मदरसा के स्टूडेंट्स क्योंकि उन्होंने साइंसेज नहीं पढ़ी होती तो वो उनको मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलनी चाहिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जो आपके फेलो जो मदरसा बैचमेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस लॉ में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में कैसा रहा है? देखिए, इसको चूँकि मैंने इस चीज़ को पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। एक तो मदरसे में रहते हुए हमें ख़बर नहीं होती है कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनमें पढ़ाई का सिस्टम क्या है, माहौल क्या है, और
दीगर और भी जो सारी चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम्स वगैरह ये सब, तो एक बड़ा स्ट्रेंज एक तो माहौल होता है। जब मदरसे के तलबा ऐसे इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो बिल्कुल ही स्ट्रेंज उनके लिए होता है ये, और चूँकि इतना शिफ्ट हो जाना बिल्कुल माहौल का। रही बात परफॉर्मेंस की, तो जैसा कि अर्श भाई ने बोला कि उनके कैलिबर पे बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते। मतलब ज़हीन होते हैं, मेहनती होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी सही से नहीं मिल पाती है। परफॉर्मेंस उनका जब उनको सही थ्रू, जैसे कि ब्रिज कोर्स में हमें जब गाइड किया जाता है, उसके बाद हम ख़ासकर हमारे बैच का, मतलब मैं अब चूँकि पर्सनली एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, तो जिस बच्चे ने ब्रिज कोर्स में जिस कोर्स में जाना चाहा, उसने कंपटीशन वहाँ का क्वालिफाई कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लॉ में आना चाहता था, मैं लॉ में आ गया। कुछ बच्चे थे BSW करना चाहते हो, BSW कर रहे हैं। और अभी चूँकि वो अच्छे से कुछ DU चले गए मास्टर्स वगैरह करने के लिए, ये चीज़ है। लेकिन इसका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 सालों से ब्रिज कोर्स के उसमें जो है कैरिकुलम में और सिस्टम में थोड़े से चेंजेस हो गए हैं। तो जो जहन साजी ज़रूरी थी, चूँकि मैं बताया ना कि बिल्कुल ही माहौल शिफ्ट हो जाता है मदरसे से यूनिवर्सिटी का, तो एक थोड़ी सी जहन साजी की ज़रूरत होती है। वो चीज़ जब प्रोवाइड नहीं हो पाएगी तो दिक्कतें होंगी। और मुझे बहुत से ऐसी शिकायतें मिल भी जाती हैं कि बच्चों को कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि ये, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ मदरसा स्टूडेंट, बट अरे आप खुद एग्जांपल है माशाल्लाह से। आप तो अपने बैच के एक बहुत ही ज़हीन और बड़े ही हार्ड वर्किंग रहे। आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट, बोर्ड कोड कॉम्पिटिशन्स में, रिसर्च पेपर्स में। हाँ, शमशाद भाई एग्जांपल, निहाल बहुत और निहाल भाई तो बिल्कुल। लेकिन अब क्या है कि जब वो चीज़ें जहन साजी अगर आपकी नहीं होगी तो वो उस माहौल को क्रैप्स नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। और फिर वो शिकायतें मिलती हैं कि ब्रिज कोर्स के लड़के जो है वो माहौल ख़राब कर देते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इल्ज़ाम है। हाँ, ऐसा इल्ज़ाम, वो चूँकि आपके पास मदरसे का टैग लगा हुआ है तो वो पॉइंट आउट हो जाता है। अच्छा, ये इस पे जो मदरसे का टैग लगा, मिसकंसेप्शन, हमारे पास वक्त ज़्यादा हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक मिनट में आप दोनों को लगता है कि जो मिसकंसेप्शन है, मेरे ख्याल से इस पे एक तो इस्लामोफोबिया की वजह से है, मगर जो बाकी भी जो जनरल मिसकंसेप्शन है उस पर अर्श भाई जो है वो मिसकंसेप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो अब बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं जनरल पब्लिक में मदरसे के मुताल्लिक़ और मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के मुताल्लिक़। तो जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि दे आर नॉट कैपेबल इनफ, वो इतने कैपेबल नहीं है जितने के और दीगर जो मॉडर्न स्कूल्स में हैं बच्चे वो कैपेबल हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन जो जनरल पब्लिक में जो दूसरा मिसकंसेप्शन है वो ये कि दे आर नॉट फिट, मतलब वो और किसी फील्ड के लिए फ़िट नहीं है अदर देन रिलीजियस नॉलेज। उसके अलावा दे आर नॉट फिट विद एनी अदर फील्ड। और तीसरा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि मदरसाज आर प्रमोटिंग एक्सट्रीम सेक्टेरियनियस। तो ये तो हम मतलब इस पे साजिद भाई जो है वो बेहतर बता पाएंगे कि क्या ही देखिए भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि सेक्टेरियनिज़म का रिलीजन के साथ एक इंटीमेट रिलेशन है और रिलीजियस लीडर्स जो हैं हमारे वो मदारिस से निकलते हैं। अगर आपको रिलीजियस फील्ड्स में या सोसाइटीज़ में अगर सेक्टेरियनिज़म मिलता है तो वैसी बात है कि यानी कि हमारे मदारिस उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ये रियलिटी है। यानी कि अगर आप मदारिस की बात करें, उनका सिलेबस बात करें तो उसके सिलेबस में जो सिलेबस होगा वो अपने सेक्ट की तरफ ओरिएंटेड होगा। यानी कि पर्पज़ उस सिलेबस का ये है कि अपने फ़िरके को ही सच साबित करना है और यही जाके अवाम में प्रमोट करना है। और फिर हम उसी चीज़ में देखते हैं कि वो जब शिद्दत पसंदी बढ़ती है तो वो तकफ़ीर तक पहुंच जाती है, इंतहा पसंदी उसी चीज़ से वजूद में आती है। तो इस पर मैं किताब पढ़ रहा था कि फ़िरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन, ये डॉक्टर कादिर साहब की किताब है। उसमें वो चीज़ लिखते हैं कि ये जो मदारिस हैं इनको जब तक आप ऐसा इंस्टीट्यूशन तामीर नहीं करेंगे जो कि इस्लामिक, सच में इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम का इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ पर अलग अलग फ़िरकों से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही क्लास में बैठकर दीन की तालीम हासिल नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। और भी इस पर हम अलग से एक वो कर सकते हैं। मगर अर्श भाई, मैं समझता हूँ और आप सब भी समझते हैं कि ये मिथ नहीं है, ये मिसकंसेप्शन नहीं है। फ़िरका परस्ती कहाँ से फैल रही है? हमारी मदारिस से, हमारी मसाजिद के मिंबरों से। अगर दूसरे फ़िरके के लोगों को गालियाँ दी जा रही हैं, वो कहाँ से दी जा रही हैं? यहीं से दी जा रही हैं। और इसका सल्यूशन क्या है कि आप जो है वो दीन को समझने की कोशिश करें। दीन से ऊपर फ़िरका नहीं हो सकता।
स्कूल ऑफ थॉट जो है, जब पहले तो फिक्र और स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग चीज़ें, दीन के अंदर है स्कूल ऑफ थॉट, तो पहले दीन समझ लें तो फिर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट की तो इस्लाम में गुंजाइश है ही है। मगर जब आप लोगों की तकफीर करेंगे, इंतहा पसंदी पर पहुँचेंगे, गालियाँ देंगे, फिर तो मसला तो रहेगा। आप दो मदरसा के बारे में अच्छे मुझसे बेहतर जानते हैं, और ख़ासकर शमशाद भाई तो पढ़ के आए हैं, तो इस पर मैं आपकी राय तो ज़रूर जानना चाहूँगा। जी साजिद भाई, ज़ाहिर सी बात है कि जो भी ख़ास करके जो जब मदरसे के फ़ारिगीन जब जनता के बीच में आ जाते हैं, मेरे कहने का मतलब कि जब वो किसी मस्जिद में आ जाते हैं और ख़तीब के तौर पे या इमाम के तौर पे, तो वो जब वहाँ से इस तरह की बातें जब करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि ये मदरसे से ही उनको कहीं ना कहीं फ़ीड की गई है, ठीक है। तो और देख बड़ा अफसोस भी इस चीज़ को देख करके होता है कि जिस मस्जिद के मीनार से और मदरसे के मीनारों से मतलब खुदा का पैगाम जाना था, वहाँ से कहीं ना कहीं अपने फ़िरके की तबलीग हो रही होती है। तो इस्लाम की तबलीग के बजाय जो फ़िरके की तबलीग है वो इसमें असरअंदाज होती दिखती है। तो इस पे कहीं ना कहीं एक डिस्कोर्स का माहौल जो ख़ास करके हमें यूनिवर्सिटीज़ में दिखता है वो कायम करने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, ये फैक्ट है कि जो मदरसा एक फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है वो उसी की तालीम देता है, और दूसरे फ़िरके के बारे में या तो अगेंस्ट बातें बताई जाती हैं या कुछ बताया ही नहीं जाता है। तो ये चीज़ें तो हैं उसमें। चले मैं समझता जैसे इसका एक पर्सनल एग्जांपल मैं दे दूं कि EMU में आने से पहले और मेरे जो ब्रिज कोर्स के भी जो तालिब इल्म से जो मदरसे से आए यूनिवर्सिटीज़ में और जो अभी आ रहे हैं करेंटली, उन्होंने कभी जो शिया लॉ है वो कभी नहीं पढ़ा। तो हमारे यहाँ के डायरेक्टर साहब ने हमें ये रिकमेंडेशन दी थी कि आप एक बार थियोलॉजी, जो शिया थियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ एक बार विज़िट करने को हमें उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। और वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था उस माहौल को देखना। मतलब कहने हमारी वो मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन हमें उनके लॉज क्या हैं हमें उनके बारे में ज़र्रा बराबर नॉलेज नहीं थी, और अगर जो थी भी वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट। तो तालीमात जो माइंड सेट था वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, बरेलवी देवबंदी के ख़िलाफ़, अहले हदीस शिया के ख़िलाफ़, शिया बाकी लोगों के ख़िलाफ़। तो यानी कि देखिए इख्तलाफ तो हो सकता है। देखिए मेरे जो अकीदा है वो मेरा अकीदा है, अहले सुन्नत वाले अहले तशय्युअ से इल्म की बुनियाद पर इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर शिद्दत पसंदी, तकफ़ीर, ये तो इस्लाम इस चीज़ की तालीम नहीं देता है। यार ना बहुत बहुत शुक्रिया अर्श भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद भाई। देखें कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि बहुत मुश्किलात हैं, फ़ंड्स की कमी है, बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करना है, बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है, बहुत सारी चीज़ों को मेरे ख़्याल में निकालना भी होगा, तब जाके चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है। और ऐसी बात नहीं है चीज़ों को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। और ये बेहतर बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मदरसा सिस्टम कोई छोटी चीज़ नहीं है, छोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपको एक एक शहर में आपको 20-20, 30-30 मदारिस मिल जाते हैं। अब आपको उनको हटाना नहीं है बल्कि उनमें रिफॉर्म्स लाना है, यानी कि आपको उन्हीं इंस्टीट्यूशन से जो मदरसा ग्रेजुएट हैं उनको उन मकाम पर पहुंचाना है जहां पर उनका हक है पहुंचना, जहां पर उनको पहुंचना चाहिए, तब जाकर वो कौम की इमामत कर सकते हैं। अगर एक शख्स को दुनिया में हो रहे मसाइल के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो वो चंद अलूम पढ़कर कौम की खिदमत नहीं कर सकता। कौम की खिदमत तो कर सकता है, शायद कौम की इमामत नहीं कर सकता है। बस इन्हीं अल्फाज से मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद है फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह इस तरह की डिस्कशन को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।